हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में अगला सेट प्रैक्टिस और ये फुल लेंथ टेस्ट है बीपीएससी एईडीओ का। और मैं पुनः कह रहा हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया इस टेस्ट में, जिस टॉपिक से बीपीएससी आपके पेपर में क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, उसी चैप्टर से सारे क्वेश्चंस को सेट किया गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे क्वेश्चन यही कारण होता है कि आपको पेपर में एज इट इज़ दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। ये टेस्ट नंबर 12वां है। अगर आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिए हैं तो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं करवा रहा हूँ, तो उसका अलग से एक सेपरेट प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाकर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि कीव राजधानी है। तो जाहिर सी बात है, अभी ये न्यूज़ में था, तो आप सबको पता है कि कीव की मैं बात कर लूँ तो यह यूक्रेन देश है। तो आप कहेंगे यूक्रेन की राजधानी क्या है भाई? कीव है। ठीक है, प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव, ये क्वेश्चन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, ज़रा सा ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि यूक्रेन की मुद्रा कौन सी है, कौन सी मुद्रा है। चलो यहीं पे मैं लिख ही देता हूँ कुछ बातें। तो पहले फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन की राजधानी क्या है भाई? कीव है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। और इसकी जो मुद्रा है इसका नाम है रिवेन्या, है ना, यूक्रेन की मुद्रा है। यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि ये चर्चा में था, इसका नाम है रेवेन्या। ये आधा वो नौ यहाँ का होता है रेवेन्या। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्वीडन का बता दो, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और इसकी मुद्रा जो है ये क्रोना है, ये भी पूछ लेता है। अगर आपसे पूछ ले स्पेन की राजधानी बता दो भाई, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मैड्रिड आपको पता है, और इनकी जो मुद्रा है ये भी पूछ लेता है। तो स्पेन की मुद्रा है पेसेटा। फ्रेंड्स पूछता है, ध्यान रख लेना, तो पेसेटा इनकी मुद्रा है। अगर आपसे स्विट्ज़रलैंड के बारे में पूछे तो सबको पता है इनकी राजधानी बर्न है। ठीक है। और अगर मुद्रा पूछे तो स्विट्ज़रलैंड की जो मुद्रा है इसका नाम है फ्रैंक, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, माइंड में थोड़ा सा रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ पे? तो ये जगदीशपुर का बात कर रहा है। तो जगदीशपुर में इसका नेतृत्व जो है ना, कह रहे किसके द्वारा किया गया? अच्छा प्रश्न है, और आप सभी लोग बखूबी से आंसर, बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है, कुंवर सिंह राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया। और ये जो पेपर है जीएस पेपर, ये निर्णायक होगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि आप सबको पता है कि इसका एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, जनवरी में आपके पेपर होने जा रहा है। जगदीशपुर कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है भाई कहाँ पे पड़ता है, तो अभी जो आप देखोगे बिहार का लोकेशन, बिहार का मैप है ना, तो आरा डिस्ट्रिक्ट आपको दिखेगा, और इसी आरा डिस्ट्रिक्ट में जगदीशपुर है। और आरा डिस्ट्रिक्ट आप सबको पता है अभी भोजपुर के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना, और बक्सर जिला से सटा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये प्रश्न पूछता है, और यहीं से जगदीशपुर की मैं बात करूँ तो यहीं पे है, और यहीं से बाबू कुंवर सिंह थे, है ना, तो इसका नेतृत्व जो है इन्होंने किया था। आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है भाई कि अस्पष्ट आकाश जो है नीला दिखाई देता है किस कारण से? और ऐसे प्रश्न भर भर के आपके पेपर में आता है। बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक क्या होता है, इसमें यह जो है परिकिरणित होते हैं, इस कारण से जो है आकाश स्पष्ट नीला दिखाई देता है। ये लाइन माइंड में रख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डिमांड था, मैं देख रहा था एक ही क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे इस बैच में चीज़ें आपको ओवरली माइंड में सेट कर दिया जाता है। तो ये जो बैच है, सबसे बड़ी बात है कि ये कंबाइंड बैच है, बीपीएससी एईडीओ और सीजीएल 4। और जाहिर सी बात है आप सभी लोग, जो भी लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए फॉर्म भरे हैं, तो सीजीएल 4 के लिए
पढ़े ही होंगे। तो दोनों कंबाइंड बैच है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से करना है। और ये कंबाइंड बैच और इसका वैलिडिटी आप सबको पता है, ये सीजल 4 का एग्जाम आपके अप्रैल महीने में है और ये एडीओ आपके जो पेपर है वो जनवरी महीने में होने जा रहा है। तो इसका वैलिडिटी आपका ऑब्वियसली सीजल 4 तक रहने वाला है। और कंबाइंड बैच है, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस में आपका आर्ट्स वाले सेक्शन जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब पढ़ाया जा रहा है एकदम जीरो से। और सबसे बड़ी बात है इस बैच का कि आपको सारे सेक्शन का हैंड रिटेन नोट्स मिल रहा है, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है ना। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप आराम से आइए, करिए इस बैच को। देखो ये इस बैच की जो है खासियत है। और इसका जो फी है, देखो यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके मैं आपको छोड़ देता हूँ, बिल्कुल नहीं, सारे सेक्शन का टॉपिक वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता है ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। और जो क्लास का टाइमिंग है उस टाइम आप फ्री नहीं होते तो वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। इसका फी जो है फ्रेंड्स 1099 है, ठीक है। और अभी ऑफर चल रहा है, 2599 था, इसे कम कर दिया गया है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, आपको करना क्या पड़ेगा, नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये नंबर है 7319924130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। या फिर आपको कॉल करने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके, चूँकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है तो इस नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है तो जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट और उसका कंप्लीट वीडियो और साथ में कंप्लीट बुकलेट आपको दिख जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, अभी भी आप जुड़ते हैं तो ईजिली जो है सारे सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन इसके बाहर जाता ही नहीं है ना, तो जुड़ सकते हैं। अच्छा, जो लोग टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि टेस्ट में जब तक खुद से नहीं दीजिएगा और साथ में उसका जो कंप्लीट एनालिसिस है वो नहीं करते तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो ये कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं लेके आया हूँ, उसमें 50 टेस्ट है और इसका फी अब जो है कम करके सिर्फ 399 कर दिया हूँ। नंबर वही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जो लोग मैथ रीजनिंग वाला जो आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है उसमें ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें भी 50 टेस्ट है और इसका भी फी मात्र 399 है, ठीक है। नंबर वही है, यहाँ पे देख सकते हैं 7319924130। इसी नंबर पर पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको टेस्ट वाले बैच में भी एड कर दिया जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है और आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे कॉमन दिखेगा, है ना, अलग अलग टेस्ट में, क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है, करंट अफेयर से जोड़ के जो प्रश्न पूछता है ना, इसलिए आपको रिपीट देखने को मिलेगा। बिल्कुल जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हैं, सी सुमेध जातियाँ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, सुमेध कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, इंग्लिश में हम लोग इसे वन, है ना, वल्नरेबल, है ना, कहते हैं। बहुत पूछता है, दोबारा सुनिए, मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भाई हिमालय भालू और विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है ना। तो यह जो है विलुप्त प्रजातियां है ना, सॉरी सुमेध जातियां हैं, माफी चाहता हूँ, सुमेध होगा। इंग्लिश में से हम लोग वल्नरेबल कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, ठीक है सर, आप वल्नरेबल किसे कहते हैं। तो देखो, जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, या फिर वो प्रजाति लगभग देखा जाए तो 10 वर्षों में, उस प्रजाति में लगभग 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुमेध या फिर इंग्लिश में वल्नरेबल प्रजातियां या फिर जातियां कहते हैं। प्रश्न खूब पूछता है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, है ना, प्रजाति आते हैं, जानवर नहीं कहूँगा, प्रजाति कहूँगा। तो भाई इसमें तेंदुआ, एक सिंग वाला गेंडा, चीता, है ना, और चार सिंग वाला एक मृग आता है, आपको पता होना चाहिए। ये सब जो है ना, एक अश्लोथ भालू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में देता है अश्लोथ, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, अश्लोथ भालू, ये सब इसका उदाहरण है। भालू और विशाल पंडा तो आपने देख ही लिया, ये तो है ही, इसके अलावा ये सब इस कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो वल्नरेबल जो श्रेणी में आता है, दोबारा सुनिए, सुमेध या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में जो आता है वो कौन कौन सा है, तेंदुआ है, विशाल पंडा है ना, भालू है, उसके बाद 4 सिंग वाला मृग है, चीता आता है, इसमें गेंडा आता है ना, अश्लोथ भालू, ये भी बहुत पूछता है, और समुद्री गाय समुद्र में नहीं रहता है, ध्यान रखना, ये इसी में आता है ना, प्रश्न पूछता है। ये सब का सब जो है सुमेध जातियां के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है,
भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कहाँ पे है ना? तो आपने देखा है और इसे हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। बताइए अब क्या पूछा है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील भारत का बोल रहा है। बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो भाई, चिल्का झील होगा। कहाँ पे होगा सर? यहाँ पे उड़ीसा में है चिल्का झील, ध्यान रखिएगा, चिल्का झील। ठीक, तो आंसर क्या होगा? सही इज द राइट आंसर। देखिए भारत की सबसे बड़े नमक पानी झील चिल्का झील है और यह उत्तरी सरकार तट पर है। मैंने आपको बोला हूँ उत्तरी सरकार और दक्षिण सरकार, सॉरी उत्तरी तट और दक्षिणी तट को बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ, माइंड में रखिएगा, है ना। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं रामसर, हाँ बिल्कुल इसे रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। सांबर झील कहाँ पे है, ये भी प्रश्न पूछ लेता है। देखो ये राजस्थान में है सांबर झील, और सांबर झील की अगर बात करें तो ये राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में। और भारत की सबसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अंतःस्थलीय नमकीन झील है। तो अंतःस्थलीय नमकीन झील पूछे मतलब कि समुद्र के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता हो, है ना। मतलब कि ये क्या है कि अंतःस्थलीय मतलब कि पूरे तरीके से चारों साइड से भूमि से घिरा हुआ हो। तब पूछा जाए कि अंतःस्थलीय भारत का सबसे बड़े जो है नमकीन पानी का झील कौन सा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? तब सांभर झील हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है। ये बहुत पूछता है, जो कि सर्वाधिक लवणता वाली ये झील है ना। तो सांभर अभी मत इस कंडीशन में नहीं टिक करना था आपको, अंतःस्थलीय अगर पूछता ना तब ये सांभर झील हो जाता, समझ रहे हैं ना, अंतःस्थलीय। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं, किसका बना हुआ होता है भाई? बिल्कुल सी होगा, ये अर्धचालक होता है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में धूरी राष्ट्रों में जो है निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं था। देखो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था भाई, सबको पता है ना, 1939 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो इसमें जो है ना ब्रिटेन शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ में, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, बहुत कायदे से आप लोग पढ़ चुके हैं, और ये इंडिया का मीप है। और ये सारे क्वेश्चन तो एकदम आप लोग एकदम मुट्ठी में किए हैं। देखो ये भारत का मानक समय पूरा सीधा है, यानी टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, ये है ना भारत का मानक समय ये है, और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये पूछता है ये भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन हो जाएगा? तो एक तो यूपी हो जाएगा, दूसरा एमपी हो जाएगा, तीसरा आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा, चौथा जो है उड़ीसा हो जाएगा, है ना, चौथा उड़ीसा, और पांचवा जो है आप लोग का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये भारत के 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है। बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और यूपी के कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। और कुछ स्रोत में आपको नैनी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से होकर ये भारत का मानक समय गुजरती है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार, दोबारा सुनिए, अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ से प्रश्न पूछता है, क्या क्या प्रश्न पूछेगा? तो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था फ्रेंड्स, वो लगा था, ये डेट भी कई बार पूछ लेते हैं, तो 29 जून की बात है 1968 में, है ना, 1968 ईस्वी में। उस समय के भाई सीएम कौन था? तो ये भी पूछ लेता है। अच्छा 1968 में लगा था राष्ट्रपति शासन, तो ये कब से कब तक था? तो 1968 से, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था, 29 जून 1968 से, और ये 26 जनवरी तक, कब तक? तो 26 जनवरी 1969 तक ये रहा था। उस समय के जो सीएम थे भाई, ध्यान रखना, भोला पासवान, है ना, तो भोला पासवान जो है उस समय के सीएम थे। बिहार में टोटल जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। बिहार में सबसे अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है मेरे भाई? तो ये भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, ये 7 मार्च 2005 ईस्वी में अंतिम बार लगा था, और ये 2005 से कब तक रहा है? तो एक डेट ध्यान रख लीजिएगा, 24 नवंबर 2005 तक जो है ये राष्ट्रपति शासन रहा था। ठीक, बस यहाँ से अब क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये है भाई, ध्यान रखना। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बताइए। बिल्कुल जो लोग यहाँ पे बीटिक कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट कहते हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। देखो भाई, बास्केटबॉल के मैदान को हम लोग कोर्ट कहते हैं, ध्यान रखना। इस खेल का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, बीपीएससी का पता नहीं, ये फेवरेट क्वेश्चन है
इसलिए इसका नाम है जेम्स स्मिथ, है ना। आविष्कार जो इसका किया था वो किया था जेम्स स्मिथ ने किया था। ठीक, कब किया था? तो 1891 ईस्वी में। कहाँ पे? तो अमेरिका में। ठीक, काम खत्म। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है आपके सामने। लो, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आसान है, और देखो यही कई बार ना आप गलती कर बैठते। तो राज्यसभा के सदस्य आप सबको पता है कि 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आप सबको पता है अनुच्छेद 83 के तहत। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में जो है एक शब्द आपको दिखेगा अमरम, का अर्थ क्या था, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे सैनिकों को अनुदान के रूप में जो दिया जाता था उसे अमरम कहा जाता था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान जो था वो था, है ना। क्योंकि यह भूमि ना आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई जो अमरम होता था तो यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था। और भूमि पर नायक का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर जो है विशेष अधिकार इसका होता था। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि अमरम शब्द का मतलब क्या होता है? तो ये सैनिकों को दिया जाने वाला एक भूखंड था, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? भाई कौन कर सकता है? तो बिल्कुल प्रधानमंत्री कर सकता है ना। कौन अनुच्छेद के तहत? तो भाई आर्टिकल 85 के तहत। ध्यान रख लीजिएगा, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। प्रादीपीय भारत पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ। अब देखो यहाँ पे कई बार लोग गलती करते हैं, तो आपको नहीं गलती करना है ना। डोडा बेटा मत टिक कर देना भाई, डोडा बेटा नहीं होगा। अनायमोडी ऑलरेडी दिया गया है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो चोटी होगा ना अनायमोडी होगा। मलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमोडी, है ना। तो अनायमोडी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितना है भाई? कितने लोग बता सकते हो? ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो बिल्कुल इनकी ऊंचाई है 2695। रट लीजिए, आज के बाद गलती नहीं करिएगा। हालांकि जो अभी मैं दरोगा वाला जो सीरीज करवा रहा हूँ ना टॉपिक वाइज, आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। अगला प्रश्न है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। क्या किया जाएगा संवर्धन? बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, एस्टर का, है ना। आंसर क्या होगा? एस्टर। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है, बताइए किसके द्वारा किया जाता है ना। तो परितारिका के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में आयरिश कहते हैं। तो आयरिश हो जाएगा परितारिका। देखो भाई बहुत कायदे से जो आप लोग बैच में पढ़े हो, तो साइंस को अच्छे से करना है। अगर स्कोर बढ़ाना है बीपीएससी एईडीओ में, तो साइंस और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी पे कमांड अच्छे से करना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में बता ही दिया हूँ। अगला प्रश्न है, अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम है, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। बिल्कुल दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक वाला माध्यम बोला है। अगला प्रश्न है, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो भाई कौन सा होगा? आपने पढ़ा है नदी के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में बांटा है ना। सबसे पहले पंजाब, उसके बाद कमायू, उसके बाद नेपाल, उसके बाद कौन सा? असम हिमालय। पढ़े ना भाई। यहाँ पे अगर हिमालय के विभाजन की मैं बात कर लूँ तो नदी के आधार पर यहाँ पे विभाजन किया गया है। थोड़ा सा मैप में आप देख लीजिए ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। याद आ ही गया होगा लोग का। देखो यहाँ पे कौन सा है भाई? आप कहेंगे सर सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी, और यहीं पे सतलज है। सतलज के बीच में इसका नाम है, लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, इसका नाम है पंजाब हिमालय, ठीक। अब देखो मेरे भाई थोड़ा सा, अब यहाँ पे सतलज है और सतलज से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इसका नाम क्या है भाई? सतलज है। ये सतलज नदी, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सतलज नदी। और यहीं पे काली नदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो बीच वाला हिमालय होगा इसका नाम क्या होगा? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल, जो लोग कुमायूं टिक कर रहे हो, ठीक टिक कर रहे हो मेरे भाई। कुमायूं हो जाएगा, कुमायूं होता है ऐसे करके, कुमायूं हिमालय, ठीक है। उसके बाद जैसे आप बढ़ोगे आगे, तो अब यहाँ पे नदी के आधार पर किया गया वर्गीकरण, तो जैसे बात है यहाँ पे नेपाल हिमालय हो जाएगा। तो काली, और यहाँ पे कौन सा वो नदी हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा नदी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टिक कर जाओ, काली और तीस्ता। बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। यहाँ पे काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय का विभाजन किया गया है इसका नाम है नेपाल हिमालय, ठीक है। और यहाँ पे भाई आपको असम हिमालय दिखेगा इस एरिया में। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप, एक मिनट, इस एरिया में असम हिमालय दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो असम हिमालय। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, है ना। ब्रह्मपुत्र की नदी के किनारे कौन सा, सॉरी के बीच में कौन सा है? देखो पंजाब हिमालय ऊपर में, उसके बाद कमायू है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद
कौन है? असम हिमालय है। कौन कौन सा? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा। बहुत कायदे से ये सब पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे हमें लिखने का जरूरत भी नहीं था। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो काली है, सॉरी सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय? सतलज और काली। बिल्कुल, जहाँ पे कुमायूं हिमालय जो लोग टिक किए वो सही टिक किए। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। बिल्कुल डी होगा, उदारीकरण हम लोग इसे कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, 1809 में जो है फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये बताइए। बिल्कुल सी होगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय वर्तमान में, बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? कितने लोग बता सकते हो इस क्वेश्चन का जवाब? तो देखो भाई, ऑप्शन में, चूंकि ये तो PYQ से मैंने क्वेश्चन लिया था, आपके ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिखेगा अभी प्रेजेंट टाइम में ना। इसका नाम है न्यायमूर्ति जो है ना। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसका मैं जवाब नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसका मैं आंसर टिक कर रहा हूँ 21 नंबर का। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 21 नंबर का, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो आप लोग बताना क्या है, और कमेंट सेक्शन में उसका जवाब, और इन्होंने शपथ ग्रहण कब लिया था वो भी आंसर मेंशन करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विपर जो है खबरों में था, वह क्या है भाई? आप सबको पता है, अब हालांकि खबर में था इसलिए प्रश्न पूछ लिया गया, तो विपर्जय चक्रवात था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महासागर में स्थित नहीं है? महासागर में स्थित नहीं है। बिल्कुल सी हो जाएगा, कहलगांव जो है ये नहीं है, बाकी सब है। तो कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित, सॉरी यार मैंने क्या क्वेश्चन को पढ़ दिया था, माफी चाहता, हो जाता है। देखो क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कहलगांव नहीं है, क्योंकि कहलगांव बिहार में है, आपको पता होना चाहिए। बिहार के कहाँ पे? भागलपुर जिला में, है ना। और यह परियोजना NTPC के अधीन कोयला पर आधारित संयंत्र है ना, तो बिहार में है भाई। बाकी तिरोरा हो गया, चंद्रपुर हो गया, ट्रांपे हो गया, ये सब का सब कहाँ पे है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है? पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। देखो कितने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो पानी जो पूरे क्वथनांक का मतलब पानी पूरे तरीके से गर्म हो जाता है, खौलने लगता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये भी आपको देखो फिजिक्स में सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न है भाई, रिवर्स रिपो दर में वृद्धि बताए दो। क्वेश्चन पूछा है, रिवर्स रिपो रेट में वृद्धि किसको दर्शाता है? तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो तरलता घट जाती है, तरलता घट जाती है। अगला प्रश्न है, सागर में, माफी चाहता हूँ, क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक हिंदी का भी क्वेश्चन टाइप करवा दिया, कोई बात नहीं, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बहुत पूछता है, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है बनाया गया है धुआंधार? तो बिल्कुल ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला है भाई, मध्यकाल में सामंत को उसका जो है लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी क्या? सामंत में बोल रहा हूँ, मध्यकाल में, बिल्कुल उसे हम लोग फीफ कहते थे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीफ कहलाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है? कांच को काटने में किसका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल हाइड्रोजन फ्लोराइड का करते हैं। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा साफ साफ, तो बिल्कुल यहाँ पे आश्वित जल जो है ना, ये मिश्रण नहीं है। बाकी आपका वायु हो गया, दूध मिश्रित पेय पदार्थ है, और आयोडीन आयोडीकृत नमक ये भी है, बल्कि आश्वित जो जल है ना, ये क्या है? ये मिश्रित नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्यों को कहा जाता है? बहुत पूछता है मेरे भाई, तो हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, एक देश में, ये अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी आंसर डीप कर लेना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रियन राजकुमार जिसका नाम था फर्डिनेंड की हत्या। आगे बढ़ जाते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष मतलब कि प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन, और BPSC का फेवरेट है। बिल्कुल लोकसभा के वरिष्ठतम जो सदस्य होता है ना, उन्हें चुन लिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप युग्मों में जो है उभयलिंगी पुष्प होते हैं?
हाँ ये है ना, गुड़हर और सरसों दोनों होता है ओ भाई। अगला प्रश्न, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा है। बिल्कुल 1/3 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन भी बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, है ना, वर्तमान में कितने राज्य में जो है विधान परिषद है। विधान परिषद है, बिहार में ऑलरेडी है, तो बिहार में कितने सीट है, 75 विधान परिषद में। तो आप लोग बताइएगा कि भारत में जो है कितने राज्य में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है भाई। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे ए टिक कर रहे हो जनता से है। देखो डेमोस शब्द का तात्पर्य है जनता। लोकतंत्र शब्द आप सबको पता है कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, और डेमोक्रेसी दो यूनान शब्द से, एक डेमोस और दूसरा क्रेटिया से बना है, जिसका अर्थ ही होता है जनता और शासन, है ना। अगला प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बक्सा नाम से ही पता चल रहा होगा, तो बक्सा और पश्चिम बंगाल में ये बक्सा टाइगर रिजर्व है। संविधान के अनुच्छेद 25 क्या कहता है। तो भाई कहता है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, धर्म की स्वतंत्रता, है ना। आंसर क्या होगा भाई, ये बी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है, और भाग 3 बहुत पूछता है, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और कितने अनुच्छेद हैं, तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में है ना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया है। भाग 3 को बोल सकते हो, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया है। अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल बहुत पूछता है और कई बार रिपीट होता है, किस देश में है, तो अफ्रीका देश में है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिंद स्वराज डायरेक्टली बोला है महात्मा गांधी, बिल्कुल। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए, बहुत पूछता है, बिल्कुल। दोनों सदन को कुल संख्या का 1/10, बस आंसर आपके सामने। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक गणपूर्ति सदस्यों के कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसद जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें का बहुत, अरे संसद बोल दिया हूँ क्या यार, संसाधन है, माफी चाहता हूँ, इससे पहले संसद था इसलिए मैं संसद ही बोल दिया हूँ। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो और नवीकरणीय कहते हैं। देखो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं इन्वायरमेंट वाला क्लास में, जाके ऑलरेडी मास्टर वीडियो है, देख लीजिएगा। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग में से समाप्त हो जाते हैं उसे हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जिन संसाधनों को बार बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अनवीकरणीय संसाधन भाई होता क्या है, क्या आता है इसमें। तो आप सबको पता है, जैसे कोयला हो गया अनवीकरणीय संसाधन है, तेल हो गया अनवीकरणीय है, परमाणु ऊर्जा हो गया, पूछता है ये सब ऑप्शन, परमाणु ऊर्जा हो गया अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम हो गया अनवीकरणीय है, ये सब का सब क्या है अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है भाई, आइए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जिसे हम लोग बार बार उपयोग में ले सकते हो। अनवीकरणीय में क्या है भाई, दोबारा सुन लीजिए एक बार डेफिनेशन दोनों का, नाम से ही पता चल रहा होगा अनवीकरणीय। तो जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या बदला नहीं जा सकता, दोबारा उसे उपयोग नहीं कर सकते हो, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। कोयला को अगर उपयोग कर लिया तो दोबारा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तेल को भी उपयोग कर लिया तो नहीं कर सकते हो, तो ये अनवीकरणीय होगा। नवीकरणीय में क्या होगा सर, तो वैसे ऊर्जा जिसे हम लोग बार बार उपयोग में ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछता है सौर ऊर्जा क्या है भाई, ये नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल देख लो, जैसे पवन ऊर्जा, ये भी पूछ लेता है, पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ऊर्जा नवीकरणीय है भाई। भूतापीय ऊर्जा, तो बेसिक सा क्वेश्चन है और पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स, आंसर अनवीकरणीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, बताइए। और ये प्रश्न पूछ लिया गया है, तो जीवाश्म, बिल्कुल जो लोग जीवाश्म टिक कर रहे हैं सही टिक कर रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं, हमें बताने की जरूरत है, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है मेरे भाई, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, नाथपा झांकड़ी हाइडेल पावर जो प्रोजेक्ट है भारत के किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है ना, तो बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा, ये
समवर्ती होता है। आगे बढ़ जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल, जो लोग रमेश चंद्र बनर्जी टिक कर रहे हैं ना, वही नाम है। नेक्स्ट है, डाइस एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। तो हम लोग नाइट्रोजन को करते हैं भाई, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है सर? तो विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछ लेता है। तो विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भाई साहब? तो आप कहेंगे भारतीय नौसेना दिवस, तो यहाँ पे पूछ लेता है भारतीय नौसेना दिवस। और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है भाई? तो विश्व शौचालय दिवस, तो यहाँ पे लिख लो विश्व शौचालय दिवस। यही तो प्रश्न आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, बिल्कुल आर्टिकल 124। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? बहुत पूछता है। बिल्कुल, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के जो है क्या करना? सर्वेक्षण करना। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, बहुत पूछता है, तो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा भाई। देखो इसके बारे में अनुच्छेद कितने में? तो 78 में दिया गया है प्रावधान। अब ये न्यूज़ में था। तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, जैसे हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं ना, ऐसे हिंदी में हम लोग लिख दो, क्या लिख देता? महान्यायवादी कहते हैं भाई, ध्यान रखना। आर्टिकल 78 में इसके बारे में प्रावधान है। ठीक है ना। क्योंकि ये महान्यायवादी की बात कर लो तो राष्ट्रपति के प्रसाद जो है प्रयत्न पद धारण करते हैं, और महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये भी पूछ लेता है ना। अगला प्रश्न है मेरे भाई, नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया? ये पूछा है। बिल्कुल भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? ये डेट पूछ लेता है। तो 1926 ईस्वी में किया था, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा? पूर्वोत्तर भारत में। पता है ना सबको, बहुत कायदे से इससे पिछले वाले टेस्ट में हम लोग किए हैं। तो मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है? हाँ, तो बिल्कुल इसका ए हो जाएगा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं, ए हो जाएगा। भारत में जो है मनरेगा कब लागू किया गया? ऑप्शन के साथ आपको आंसर, बिल्कुल 2006 में लागू किया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न, आँख और उनके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं भाई? तो इसे हम लोग है ना ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? बिल्कुल सी हो जाएगा, ये खत्म नहीं हो सकता भाई, ये नहीं होगा, बाकी सब होगा। अगला प्रश्न है, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है भाई? कोरापुट तो बिल्कुल उड़ीसा राज्य में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, मास्टर वीडियो में करवाया हूँ अभी ज्योग्राफी का, ठीक है, और इन्वायरमेंट का कराया तो हूँ दरोगा के लिए, लेकिन सभी एईडीओ और सीजीएल वाले भाई देख लेना जाके, बहुत देखो ना, मैं वहाँ पे करवाया हूँ वन शॉट वीडियो के रूप में क्विक रिवीजन सीरीज में, और सारे क्वेश्चन देखो आपके टेस्ट में भी अब दिख रहा होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था भाई? 1707 ईस्वी में, है ना। ये डेट भी पूछ लेता है, तो 3 मार्च ध्यान रखना, 1707 ईस्वी में। आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करता है? तो एमएसपी के बारे में सबको पता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे आप लोग कहते हो। तो आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है? बहुत पूछता है, और एनसीईआरटी से डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठाया गया है, पराशरण कहते हैं, पराशरण, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भाई, कोइलवर पुल पर स्थित है ना, तो कौन सी नदी पर है? तो सोन नदी पर है भाई। आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तक कहाँ से प्रारंभ किया? बिल्कुल ये हो जाएगा, देख लो ऑप्शन आपके सामने है, सारनाथ में। नेक्स्ट, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे बिंदेश्वर पाठक को। क्यों कहा जाता है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया? तो देखो, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर प्रसाद पाठक को इस नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है ना बिहार के वैशाली जिला में कब हुआ था बिंदेश्वर प्रसाद का? तो ये 1943 ईस्वी में हुआ था।
क्योंकि इन्होंने भारत में स्वच्छ एवं स्वास्थ्य की दिशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन के लिए कब, तो एक जो है ना स्कीम एक संस्था की स्थापना किया था 1970 में है, ठीक है। इसका नाम था सुलभ इंटरनेशनल संस्था। और इन्हें जो है 1991 में कैसे, तो आप कहेंगे बिंदुवेश्वर पाठक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हालांकि इनकी मृत्यु 2023 में हो गया है, 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, बिल्कुल डी हो जाएगा टीकाकरण से मेरे भाई। आगे बढ़ जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक साल, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल रियो डी जेनेरियो, राइट आंसर। देखो क्विक रिवीजन सीरीज का है क्वेश्चन सब। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल जो लोग ए टिक कर रहे हो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिबेलम होता है सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं ना हम लोग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, है ना। तो अग्र मस्तिष्क का जो मेन हिस्सा होता है ना सेरिबेलम, ये होता है सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद का आकार होता है, बहुत पूछता है, तो ये 15% किस कंडीशन में, देखो मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है, लोकसभा में जितने भी सीट है ना उसका 15% निकाल लो। और ये प्रावधान 2003 में 91 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था ना, उसमें किया गया था, और ये 2026 तक बोला कि कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, बहुत पूछता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लैक्टोमीटर का मैं बात कर रहा हूँ, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर तो ऑप्शन होगा, यहाँ पे देख लो भाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है ना कर्क रेखा, बहुत कायदे से आपने पढ़ चुका है। और ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करिएगा तो फिर तकलीफ हमें हो जाएगा, तो अगर हमें तकलीफ नहीं देना चाहते हो तो क्वेश्चन को सही करो, यही 8 राज्य हैं। अब देख लो किस राज्य से, तो देखो मध्य प्रदेश से होकर गुजर जाता है, ठीक है ना, आंसर सी हो जाएगा। चलो कौन कौन सा 8 राज्य होगा, तो गुजरात है, यहाँ पे एक मिनट लिख देता हूँ, यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 2 पूर्वोत्तर राज्य है, त्रिपुरा और क्या मिजोरम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, देखो बूढ़ी गंडक की बात हो रही है। अच्छा बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, बहुत पूछता है भाई मेरे, तो अमरकंटक की बहारी से। अगला प्रश्न है बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला तो कौन से संधि हुआ था उस समय, तो इलाहाबाद की संधि हुआ था उसी समय। और इलाहाबाद में 2 संधि हुआ था, एक 12 अगस्त और एक 14 अगस्त का। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था ना, कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 को, ठीक है ना, उसी में यहाँ पे प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, लो आ गया क्वेश्चन जिसका आप इंतजार कर रहे थे, तो अनुच्छेद 324 में। अभी चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरणों में है ना, तो पहला चरण कितने तारीख का था भाई, तो आप कहेंगे 6 नवंबर को। दूसरा कब है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना, ठीक है। और पहला चरण कितने विधान सभा जो है सीट पर हुआ है, ये भी आपको बता देना है। दूसरा कितने पर होगा, ये भी बता देना है। कमेंट सेक्शन में इतना काम तो कर ही सकते हो। अगला प्रश्न है राज्य सूची के विषय पर जो है संसद कब कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर, तो बिल्कुल आंसर ए होगा, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव अगर कर देता है तब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई भारत का देशांतरीय विस्तार जो है क्या है, आपने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पढ़ा है, तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, आप कहेंगे सर ये अक्षांशीय विस्तार है ना, बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो थोड़ा सा देख लीजिए भैया, काहे के लिए बोलेगा कि सर अब पढ़ाए नहीं हो। देखो ये सब क्या है भाई, तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है ये, है ना, ये अक्षांशीय रेखा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो कब से ये पूछा क्या है भाई, देशांतरीय विस्तार ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो ये शुरू कहाँ से होता है, तो देखो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से कब अंत हो जाता है यहाँ पे, तो 97 डिग्री 25 मिनट में अंत हो जाता है। देशांतरीय पूछता तब आंसर टिक करता, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये अंत हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ये नॉर्थ कर लेना, ये ईस्ट कर लेना, ये वेस्ट कर लेना, तो आंसर क्या होगा, बी इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बी होगा या सी होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, ये हो जाएगा बी। सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम है यार, देखो ये पूरब दोनों जगह लगेगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। यही कई बार देखो गलत आंसर जो हो जाता है ना, यही देख के आपको आंसर टिक करना है।
आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण से रक्षा करने वाली परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? लो भाई आ गया, तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है, क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग पक्षाप बादल कहते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? तो नेपच्यून को नीला ग्रह के नाम से, नेपच्यून को और क्या नाम से जानते हैं? तो अरुण के नाम से, अरुण। चलो भाई अगला है, किसने गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस देश ने जो है तीसरा सभा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भाई कौन जीता है? कितने लोग बता सकते हो? आंसर हो जाएगा सी, भारत ने जीता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? इडुक्की में पूछ रहा हूँ, तो 87 का क्या हो जाएगा? केरल राज्य में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पे अब आप लोग आ गए हो। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मतलब कि सेबी के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पे तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेश रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो सही टिक कर रहे हो, इसका नाम है नौसेना एंटी शिप मिसाइल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, चोल नाइकन जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? और ये अभी न्यूज़ में था, तो ये प्रेजेंट टाइम में केरल में है, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य में जो है एक दुर्लभ जीवाश्म को खोजा गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, झारखंड राज्य में, है ना। झारखंड राज्य में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सरस आजीविका मेला अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, 2025 में आयोजन किया गया है, किस शहर में? ये पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल नोएडा में, यूपी के नोएडा में। अगला प्रश्न है, आयरन, ये मैं बोल रहा हूँ, आयरन डोम शैली की मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित किया गया है? सही नाम है डोम ही है इसका नाम, भाई ध्यान रखना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बैलिस्टिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से सुरक्षा के लिए जो है ना डोम शैली की मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? अच्छा कह रहा है कि मिसाइल रक्षा प्रणाली, तो ये अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट है, आंसर इजराइल हो जाएगा। देखिए है क्या कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है बैलिस्टिक हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल से सुरक्षा के लिए आयरन डोम शैली की जो है ना मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। और आयरन डोम जो है ना इजराइल की जो है कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो हवा में रॉकेट को रोकती है, तो इजराइल के द्वारा किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना, मैं वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ ना। तो ऐसा नहीं, सब कुछ मेरे माइंड में ही रहता है, कई बार मेरे माइंड से निकल जाता है, तो वो लिख दिया हूँ। खबरों में रहा, मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मणिकरण है तो भाई मणिपुर मत टिक कर देना, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति वस्तु या स्थान को नाम को क्या कहते हैं? लो आ गया बेसिक सा क्वेश्चन, तो बिल्कुल हम लोग संज्ञा कहते हैं। हिंदी का 2-4 क्वेश्चन मेंशन कर दिया, निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही है ना स्पेलिंग में? यार इसमें नहीं देना चाहिए, हिंदी का अलग पेपर है, टाइपिस्ट मास्टर दे दिया। तो आंसर क्या होगा भाई? औद्योगिक सही, उसका जो है मीनिंग ये हो जाएगा औद्योगिक का सही, हाँ ऐसे लिखा जाएगा औद्योगिक। किस शब्द को वर्तनी अशुद्ध है ना, ये पूछ रहा है 9-8 का, तो बिल्कुल डी वाला का, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या होगा भाई? लो अच्छा क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल जो लोग डी टिक कर रहे हो सभी हो जाएगा। देखो भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्रकृति दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी पर्यावरण का एग्जाम्पल है। अगला कह रहा है, देखो जरा सा कह रहा है कि संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हैं पर्यावरण है। भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों को अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर से संबंधित होते हैं, ये सब का सब पर्यावरण का उदाहरण है। आंसर क्या होगा? डी, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? तो आप कहेंगे ये भी सभी हो जाएगा। देखो जैविक विविधता का संरक्षण जरूरी है, प्रदूषण का जो है निरोध एवं नियंत्रण ये भी जरूरी है, और उसके बाद निर्धनता को घटाना ये भी जरूरी है। तो आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना सही जवाब दिया। जिनका यहाँ पे 70 के आसपास में नेगेटिव काट के नंबर आ रहा है, आप सर्वोत्तम हो और अच्छे नंबर ला रहे हो।
है ना। इतने आसान पेपर भी नहीं था। हाँ, अगर आपने पढ़ा है थ्योरी अच्छे से तब आप अच्छे से बनाए होंगे, और जो अच्छे से पढ़े हैं सारे सेक्शन को उन्हीं का सिलेक्शन भी होता है, और आप सब समझ ही रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो और अच्छा मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत उम्दा तरीके से दिया गया है, आप देख सकते हो। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट में, या ज्वाइन कर सकते हो, फिर कंप्लीट बैच भी ले सकते हो। 1099 इसका फ़ी है। सिर्फ टेस्ट देना चाहते हो तो 50 टेस्ट का मात्र जो है 399 लग रहा है, और आपको पता है कि एक टेस्ट का मात्र 8 रुपये लग रहा है। कितना मेहनत है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे PDF देता हूँ तो प्रिंट आउट करवा के सबको अच्छे से करना है, देख सकते हो। और यहीं से यही कारण होता है कि क्वेश्चन आपको दिखता है पेपर में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।